Hello, friends. Welcome to Zen Study. I am Arpit and I am running a series on geopolitics currently. In today's video, we are going to talk about USA under Trump 2.0. Trump 2.0 because this is the second presidency of Donald Trump. पिछली प्रेसिडेंसी 2016 से लेके 2020 एंड अभी 2024 से लेके 2020। दुनिया में बहुत सारे डिसाइसिव लीडर्स रहे हैं और आज की अगर हम बात करें तो 2 सबसे बड़े डिसाइसिव लीडर्स हमारी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के लीडर और एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी 3 तरीके की होती है। पहली होती है लेफ्ट विंगर्स। ये लोग वो होते हैं जो सोशलिस्ट विचारधारा में ज्यादा विश्वास रखते हैं। रिसोर्सेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। दूसरी तरफ होती है राइटिस्ट, जो कि हार्डकोर नेशनलिस्ट्स होते हैं। कुछ कुछ ये कैपिटलिज्म को भी बढ़ावा देते हैं। दे वांट टू ग्लोरीफाई द पास्ट, मतलब वो स्टेटस क्वो अचीव करना चाहते हैं। और तीसरी होती है सेंट्रिस्ट। सेंट्रिस्ट की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, जैसे सोशल या फिर राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट। बट सेंट्रिस्ट मौका देखते हुए कुछ भी आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर सकते, चाहे वो लेफ्टिस्ट की हो चाहे वो राइटिस्ट की हो। तभी इनको अपॉर्चुनिस्ट भी बोला जाता है और तभी इनको लिबरल भी बोला जाता है, क्योंकि ये लिबरल है, ये कुछ भी अडॉप्ट कर सकते। खैर, ये जो दोनों लीडर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोनों हैं राइटिस्ट आइडियोलॉजी। यानी कि इन लोगों के लिए अपना नेशन, कैपिटलिज्म को भी ये प्रमोट करते हैं और ये स्टेटस क्वो एस्टैब्लिश करना। स्टेटस क्वो मींस दे वांट टू गो बैक टू द पास्ट और दे वांट टू ग्लोरीफाई द पास्ट। तभी डोनाल्ड ट्रंप की जो इस वाली कैंपेन थी, में इनका स्लोगन था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यानी कि अमेरिका पहले कभी ग्रेट था, अब उसकी ग्रेटनेस कम हो गई है, तो दोबारा ग्रेट। ये हार्डकोर नेशनलिस्ट भी हैं, मतलब अपना राष्ट्र को सबसे ऊपर रख रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, कि वो उस विचारधारा से यानी कि उस आइडियोलॉजी से आते हैं। तो ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में वो भी रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड इसी हिसाब से इन्होंने जो मेजर डिसीजंस लिए हैं सेकेंड टर्म में आके, वो भी कनेक्ट किए जा सकते। इन्होंने सबसे पहला डिसीजन जो लिया, वो लिया सिटीजनशिप को लेके। असल में यूनाइटेड स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता था सिटीजन बाय बर्थ का। आप कहीं के भी सिटीजन हो, आप अगर बच्चा अमेरिकन सॉइल पे पैदा हो रहा है, उस बच्चे को अमेरिकन सिटीजन बाय बर्थ। चक्कर में कई सारे लोग ट्रैवल करते थे ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। भाई, अगर बच्चे का जन्म वहां हो जाएगा तो और जब ये बच्चा 21 साल का होगा तो ये हमारी सिटीजन स्पॉन्सर कर। बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जो वहां पे काम करने के लिए गए हैं। उन्होंने परमानेंट यानी कि ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, अभी तक नहीं मिला, बट उनके बच्चे वहां पैदा हो गए। कि बच्चों को citizen से पहले अमेरिका में सिटीजनशिप बाय बर्थ के राइट 14 अमेंडमेंट एक्ट 1868 से लागू किया। अब जब डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने चेंज कर, उन्होंने बोला सिटीजनशिप बाय बर्थ यूएसए में उन्हीं लोगों को मिलेगी जहां पर दोनों पेरेंट्स यूएस के सिटीजन है या फिर दोनों पेरेंट्स परमानेंट रेजिडेंट। नॉन परमानेंट रेजिडेंट्स को, इलीगल इमिग्रेंट्स को वजह से काफी सारे इंडियंस जो वहां रह रहे हैं पर इंपैक्ट पड़ा।
मैं अगर आप बात करूं, करीब करीब 45 लाख इंडियन, और इंडिया का अगर सबसे बड़ा डायस्पोरा किसी कंट्री में है तो यूएसए में। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या कहना है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे लार्जली टाइट लिप, मतलब कुछ उसने सच करी, क्योंकि जो हमारे सिटीजनशिप राइट्स है वो तो ऑलरेडी ऐसे हैं जैसे अब डोनाल्ड ट्रंप ने। असल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ था सिटीजनशिप के बारे में, फिर सिटीजनशिप एक्ट आया, स्टैट्यूटरी लॉ है, 1955 में वो पास हुआ है, बाय बर्थ हम दे सकते हैं। बट 1980 अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट में हमने ये लिखा कि एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स शुड बी होल्डिंग इंडियन सिटीजन। फिर 2003 में दूसरा एक अमेंडमेंट आया उसमें, एक्ट में, उसमें हमने लिखा कि नन ऑफ द पेरेंट शुड बी एन इलीगल इमिग्रेंट इनटू। ट्रम्प अभी ये कर रहे हैं वहां पे, और हम इसको पहले कर चुके हैं, इसलिए हम इस पे टाइट लिप। बट हाँ, सिटीजनशिप बाय बर्थ इन यूएसए जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेप लिया है, वो स्टेप बेसिकली अमेरिका अमेरिकन को प्रोटेक्ट करने के लिए, राष्ट्रहित क्या है तो उनकी विचारधारा। हालांकि इसको चैलेंज कर दिया है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, वहां के एक कोर्ट ने इसके स्टे लगा रखा। लेट्स सी जुडिशियल प्रोसेस से कैसे निकल। बट पहला स्टेप ये था सिटीजनशिप बाय बर्थ। दूसरा मेजर स्टेप जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया वो लिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका की मेंबरशिप हटाना, विड्रॉ करना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस के अंडर एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी का काम है कि दुनिया भर में हेल्थ केयर सर्विस को प्रोवाइड कर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समय बहुत पॉपुलर हुई थी जब कोविड सेट इन हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स इस समय डब्ल्यूएचओ से ड्रॉ करना डोनाल्ड ट्रंप। रीजन नंबर वन, डब्ल्यूएचओ कोविड 19 पैंडेमिक से हैंडल नहीं। नंबर टू, पैंडेमिक ट्रीटी उसके बाद हम डिस्कस करने लगे थे, एक ग्लोबल ट्रीटी नाम पैंडेमिक, वो अभी तक अडॉप्ट नहीं। पैंडेमिक ट्रीटी में बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जैसे कि करंटली हमारे पास किसी भी बीमारी को ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। एक मैकेनिज्म है डिक्लेयर करने का, बट उसमें हम उसको पैंडेमिक नहीं बोलते, हम उसमें उसको बोलते हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC। पैंडेमिक डिक्लेयर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं। फिर पैंडेमिक को टैकल करने का एज सच कोई ट्रीटी बेस्ड मैकेनिज्म नहीं। पैंडेमिक के लिए जब वैक्सीन आ जाएंगी या फिर मेडिसिन अगर कोई आ जाती है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन तरीके से हो, ताकि जो ग्लोबल साउथ वाली कंट्रीज है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कोई जाति या फिर कोई एज सच कोई मैकेनिज्म नहीं है, और वो डिस्कस हो रहा। तो उसमें डिफरेंसेस हैं बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज, तो अब तक नहीं हो। सेकंड रीजन, डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड but not adopt this. That is why I am withdrawing. There are a lot of inefficiencies in WHO, inefficiencies, corruption के, that is why I am withdrawing. और उन्होंने एक और रीजन, ये रीजन थोड़ा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस तरफ हमें लेके का, अमेरिका जहाँ पे पॉपुलेशन लगभग लगभग 40 करोड़ है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है $500 मिलियन एनुअली इन डब्ल्यूएचओ। और चाइना जिसकी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, 140 करोड़ है, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है लेस देन $100 मिलियन, 90-91 बिलियन के आसपास चाइना कॉन्ट्रीब्यूट। तो ये डिसप्रपोर्शनेट फंडिंग है, एंड ये रीजन साइट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है हम डब्ल्यूएचओ से ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, ये भी फंड यूएसए से जा रही थी, सबसे बड़ा फंडिंग तो फंडर यही था, करीब करीब 20% फंडिंग डब्ल्यूएचओ की यूएसए से आती थी। तो वो चीज कम हो जाएगी अब डब्ल्यू,
जितने भी यूएसए ने अपने मेडिकल पर्सनल डिप्लॉय कर रखे थे डब्ल्यूएचओ में, सबको वापस बुला लिया गया। तो एक्सपर्टीज चली गई। अब इसका इम्पैक्ट क्या? इम्पैक्ट सबसे ज्यादा तो देखो पड़ेगा ग्लोबल साउथ की कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री। सीरियसली, वैक्सीन प्रोग्राम्स, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स या फिर आपके डिजीज प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम्स, इन सब चीजों को टैकल कर रही है। इन सब इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया में जैसे मिशन रहे हैं द टीबी मुक्त भारत अभियान में पड़ेगा का इम्पैक्ट। डब्ल्यूएचओ उसको काफी सपोर्ट कर रहा था, फंड कर रहा था। एक्सपर्टीज की कमी हुई है तो इंडिया में कई सारे यूएस एक्सपर्ट्स आते थे ऑन बिहाफ ऑफ डब्ल्यूएचओ आएंगे। बट हाँ, वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ही है इंडिया। एक जो भी गैप यूएसए क्रिएट कर रहा है उसको हम फिल कर सकते हैं। हम ग्लोबल साउथ की कंट्रीज मोबिलाइज कर सकते हैं गैप को फिल। कैन बी अ लीडर, कैन बी अ चैंपियन। हालांकि हमारे खुद के देश में वर्ल्ड हेल्थ केयर सेटअप बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, बट जो भी है हमारे पास हम उससे कंट्रीब्यूट। एक सिल्वर लाइनिंग हम इस एपिसोड, ये तो था दूसरा डिसीजन जो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ उन्होंने लिया। ट्रंप विड्रॉज फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट डील 2015 सीओपी 21 ऑफ यूएन। ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप पेरिस पैक्ट से बाहर आ रहे हैं। 2017 में भी जब वो अपनी पहली प्रेसिडेंसी में आए थे तब भी उन्होंने पेरिस पैक्ट से विड्रॉ पर किया क्यों? वो उनका ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज जैसा कॉन्सेप्ट जो है इट इज अ होक्स, वो है ही नहीं। अब उनको कौन समझाए कि भाई आप आर्कटिक जाकर देखो, या उनको ये कौन समझाए भाई आप अपने देश में ही देख लो, वो जो वाइल्ड फायर्स इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है, ज्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं और इतनी इंटेंसिटी वाले साइक्लोन्स आ रहे हैं, वो सब क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। दूसरी बात, उनका ये कहना है पेरिस पैक्ट जो हुआ है उसमें जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देखो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, कॉमन है, बट डेवलप्ड कंट्रीज की ज्यादा है, यही डिफरेंशिएटेड है, और डेवलपिंग कंट्रीज की कम है। क्यों है? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज जो आज की हैं वो डेवलप्ड उन एमिशंस को करके बनी है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके बाद किए हुए। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो आया था तब तो आज की डेवलप्ड कंट्रीज है उस समय डेवलपिंग थी, बट वो एमिशंस कर करके आज डेवलप्ड हो गई। और जो आज डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया हो गई, ब्राजील हो गई, और भी बहुत सारी कंट्रीज, वो कंट्रीज उस समय इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज जो आज की डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी कॉलोनीज थी। हमको डेवलप उस समय करने नहीं दिया जा रहा था। अब आज हमारी जो बारी है डेवलप करने की, उसमें क्लाइमेट चेंज रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हमें नहीं रोक सकते डेवलपिंग कंट्रीज को। हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज को के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग सकते, तो डेवलप हो चुके हैं। और आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वो उन्हीं के द्वारा जो एमिशंस किए गए थे इन द इंडस्ट्रियल एरा की वजह से। ऐसा क्या पॉसिबल है? उस समय की एमिशन से अब क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है? बिल्कुल है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में करीब-करीब 150 साल के आसपास, 150 से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एवरेज 150 साल के आसपास सस्पेंड है, मतलब वो 150 साल तक ग्लो करता रहा। आज से 150 साल पहले कौन कर रहा था एमिट? सारा आप हैं ही। बट ये डेवलप्ड कंट्रीज का भी यहां पर ये कहना है कि उस समय अगर क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज आज आ गई होती तो हम उसको अडॉप्ट करते। बट सिंस आई नहीं थी, जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थी वही हमने अडॉप्ट करी, तो इसमें हमारी क्या गलती? हम दोषी नहीं। ये कांस्टेंट डिबेट चलती रहती है क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर। यूपी 15 हुआ 2019 में, 2009 में, सॉरी, कोपेनहेगन में। उसमें ये तय हुआ कि 2020 ऑनवर्ड्स जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं मिलाकर हर साल $100 बिलियन डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में देंगी एज एड।
आज तक 2020 से लेके हम 2025 में आ गए, एक भी साल ऐसा नहीं गया है जहां पर $100 बिलियन पूरे आए। हाईएस्ट अगर कोई अमाउंट आया है तो आया है $83.4 बिलियन 2023 में। और ये जो $83.4 बिलियन आया ना, ये एज एन एड नहीं आया, एड वापस नहीं करना होता, एज एन इन्वेस्टमेंट आया है या एज ए लोन आया है। इसका बहुत छोटा कंपोनेंट एज एन एड आया है। मतलब ये पैसा ये वापस लेंगे डेवलप्ड कंट्रीज वाले। तो ट्रंप का ये मानना है कि ये क्लाइमेट फाइनेंस जैसी चीज बेकार है, हमारे पे जबरदस्ती का बर्डन है। हम क्यों वहां पे पैसा दें, हम अपने देश में लगाएंगे ना। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब इस चीज का क्या इम्पैक्ट हो, देखो, और डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो फॉल्सली मोटिवेटेड हो सकती है ट्रंप के इस डिसीजन। 2017 में भी ट्रंप ने यूएसए को विड्रॉ कर लिया था पेरिस पैक्ट से, बट दोबारा ज्वाइन कर लिया था यूएस 1-2 साल। अब फिर इन्होंने विड्रॉ कर लिया। फॉल्सली मोटिवेट हो सकती है और डेवलप्ड कंट्रीज, भाई यूएसए नहीं दे रहा तो हम क्यों कैसे। क्लाइमेट फाइनेंस बहुत जरूरी है, खासकर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ये तो एमिट करते जा रहे हैं ना, इन पे तो कोई एज सच मॉरल रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। बट अगर पैसा आएगा वहां से तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक इवेंट होगा। मेरे को लगता है डब्ल्यूएचओ से ज्यादा प्रॉब्लमैटिक ये है कि क्लाइमेट चेंज इज रियल। और अगर क्लाइमेट फाइनेंस अवेलेबल ना होने की वजह से एमिशंस हमारी तरफ से बढ़ गए, तो फिर क्लाइमेट चेंज और ज्यादा इंटेंसिटी से बढ़ता चला जाएगा। दैट इज अ, तो ये चीज एक हुई है और मेरे हिसाब से ये चीज थोड़ा सा वर्ल्ड लीडर्स को सोचनी चाहिए। कलेक्टिवली हमें एक्शन लेना चाहिए। इंडिया डेफिनेटली कैन बी अ मेजर स्टेक होल्डर, बिकॉज इंडिया है डेवलपिंग कंट्री, बट डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद इंडिया के जो एफर्ट्स हैं फॉर क्लाइमेट चेंज वार्मिंग, वो काफी कम है। India definitely can convince and mobilize other developed countries not to stop funding to the global south. तो ये चीज देखेंगे। अब चलते हैं हम अगले स्टेप की तरफ, के बारे में आजकल हर कोई चर्चा कर रहा है टैरिफ्स। ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स। समझ नहीं आ रहा कि ये खुश है या ये परेशान है, बट दुनिया परेशान। ये तो है। यहां पर एक टर्म यूज हुआ है रेसिप्रोकल टैरिफ। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टैरिफ क्या है, उसके बाद जाएंगे रेसिप्रोकल टैरिफ। अब अगर कोई भी कंट्री, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं इंडिया का, और दूसरी तरफ यूएस, इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट करता है और यूएसए इंडिया को एक्सपोर्ट, यही होता है ट्रेड, है ना। जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है वो यूएसए के लिए इंपोर्ट है, तो यूएसए एक्सपोर्ट कर रहा है वो इंडिया के लिए इंपोर्ट है। और मजे की बात यह है कि इंडिया एंजॉयज अ ट्रेड सरप्लस विद यूएसए, मींस इंडिया एक्सपोर्ट्स मोर टू यूएसए एज कंपेयर्ड टू इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए। अब जब एक्सपोर्ट करते हैं तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा सके, और यहां पर यूएसए की गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो इंपोर्ट ड्यूटी लगा सके। यहां पर जो यूएसए एक्सपोर्ट करेगा, यहां पर यूएसए की गवर्नमेंट के पास एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की अथॉरिटी है, और यहां पर इंडियन गवर्नमेंट के पास इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की अथॉरिटी। कलेक्टिवली इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को हम बोलते हैं टैरिफ। अब या तो देखो ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा हो, जब ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा होता है तो ये टैरिफ्स कम होते हैं या जीरो होते हैं, ट्रेड कॉम्पिटिटिव होता है, बढ़ता। बट इंडिया और यूएसए के बीच में अभी कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं। यूएसए का मानना है कि इंडिया ट्रेडिशनली बहुत हाई टैरिफ्स लगाता है, और ये बात है भी सच। ये पार्शली इसके पीछे रीजन है, वो ये है कि इंडिया अपने डोमेस्टिक फार्मर्स को
और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है। मान लो यूएसए में एप्पल्स उग रहे और वो बहुत सस्ते उग रहे क्योंकि वहां पर भाई एग्रीकल्चर बहुत हाई स्केल पे होता है। 50 रुपीज केजी उनका कॉस्ट है। और ये भी मान लेते हैं कि हमारा यूएसए के साथ ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो रखा है। अब यूएसए हमको भेज रहा है वो एप्पल्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा के चलो वो 60 रुपीज पर केजी हो जब वो इंडियन मार्केट में। अब जब इंडियन मार्केट में उतरे 60 रुपीज केजी, इधर हमारे फार्मर्स ने एप्पल उगा रखे हैं, उसकी कॉस्ट है करीब करीब 80 रुपीज केजी, एग्जाम्पल के तौर पर। तो भाई कॉमन सेंस है, कौन सा खरीदे? खरीदेंगे तो हम सस्ता वाला, और सस्ता वाला अगर इंपोर्टेड है, इंडियंस को वैसे इंपोर्टेड का टैग बड़ा पसंद है, तो वो इंपोर्टेड वाला ही खरीदा जाएगा। हमारे फार्मर्स का कौन खरीदे? इसीलिए इंडिया ये अपने पास हक रखती है कि भाई अगर कुछ आ रहा है, हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के ये एलिजिबल तो हो कम से कम, ताकि उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा के उसका जो रेट है तो या तो 80 रुपए कर दे या 100 रुपए कर दे, बढ़ा दे, ताकि हमारे फार्मर्स के प्रोडक्ट्स खरीदने वाले ये महंगे प्रोडक्ट खरीदेंगे, बट अधिकतर जनता तो हमारे फार्मर्स के खरीद सस्ते हैं। ये लॉजिक रहता है। अगर हाँ, हम ट्रेड एग्रीमेंट में आ जाते हैं और ट्रेड एग्रीमेंट में ऐसा होता है एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे नहीं लगा सकते, तो फिर हमारे फार्मर्स का डोमेस्टिक कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है टैरिफ्स का। अब इंडिया जनरली 52% ऑन एन एवरेज टैरिफ लगाती थी ऑन इंपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। यूएसए इसके मुकाबले बहुत कम लगाता था। यूएसए क्या कह रहा है अब, ट्रंप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई जिस हिसाब से जो कंट्री एवरेज टैरिफ यूएसए इंपोर्ट्स पे लगाती है, यूएसए के एक्सपोर्ट्स उस कंट्री को और उस कंट्री के इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए, उस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है और एन एवरेज ठीक आधी मैं लगाऊंगा। जैसे कि इंडिया ऑन एन एवरेज 52% इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करती है ऑन ऑल द प्रोडक्ट्स एवरेज कमिंग फ्रॉम यू। ट्रम्प कह रहा है भाई 50% इंडिया तुम import लगाते हो, मैं 26, तुम्हारी आधी, तुम्हारी जितनी नहीं लगा रहा, तुम्हारे से आधी लगा रहा, बट वो जो लगा रहा हूं 26% जो फिगर है, वो तुम जितनी लगा रहे हो उसी से ही जुड़ी हुई है, उसी से ही इंडेक्स्ड है। तुम कम करो मैं कम कर दूंगा। इसलिए वर्ड है रेसिप्रो। अगर हम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, अगर हम कम कर रहे हैं तो वो भी कम कर देंगे। कितना रखेंगे? हमसे आधा रखेंगे। भाई वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ऐसा, इसलिए टर्म यूज हो रहा है रेसिप्रोकल टैरिफ। अब आपको एक लिस्ट यहां पर दिख रही होगी बोर्ड, और इस लिस्ट में इंडिया यहां पर 52% और एन एवरेज टैरिफ, 26% टैरिफ यूएसए लगाएगा। 90 दिन का उन्होंने बोल दिया है कि 90 दिन तक अभी पॉज कर दिए। हालांकि देखो कुछ नहीं हो सकता है और उसको एक्सटेंड कर दे। ये दुनिया को ये तो पता लग रहा है कि भाई वो डिसाइसिव लीडर, बट ये भी पता लग रहा है कि भाई वो बड़े एब्रप्टली डिसाइसिव लीडर, कुछ भी कर देते हैं वो। मन किया टैरिफ लगा दिया, मन किया उसको 90 दिन के लिए पॉज कर दिया। कैट एंड माउस वाला गेम चल रहा है। सोचते रहो क्या करेंगे वो, तो जो करे फिर उसमें अपने आप को एडजस्ट करो। कि सबसे पावरफुल कंट्री, हालांकि दुनिया इस समय थोड़ी सी में, कि अमेरिका जो भी करेगा कुछ, इसका पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन आने के चांस, अच्छा तो है ही, अगर अमेरिका किसी भी कंट्री से आने वाले इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगा रहा है, जैसे 26% यहां लगेगा, तो जो इंडियन गुड्स अमेरिकन मार्केट में उतरेंगे महंगे हो जाएंगे ना। अभी 26% नहीं लग रहा था, 26% से कम लग रहा था। दैट विल ब्रिंग इन्फ्लेशन इन द अमेरिकन मार्केट। इन्फ्लेशन आएगा तो भाई वहां का सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए
वहाँ के फेड रेट्स जो रेपो रेट हम जहाँ पर बोलते हैं उसको हाई करेगा। फेड रेट्स, रेपो रेट हाई होंगे तो वहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अट्रैक्टिव होंगे। वो अट्रैक्टिव होंगे तो भाई दुनिया भर से लोग जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अलग-अलग कंट्रीज में जाके वो अपना पैसा उठाएँगे और अमेरिकन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे। या में भी ऐसा हो ही रहा है। फ्लाइट ऑफ कैपिटल बहुत है। यहाँ पे एफपीआईज़ ने काफ़ी पैसा विथड्रॉ किया है जब से ट्रम्प के अनाउंसमेंट्स और वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। इसकी वजह से इंडिया का जो रूपी है वो काफ़ी वीक हुआ है, कि हमारे पास अब डॉलर्स कम रह गए, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो। इस टाइप के शॉक्स आते रहेंगे ताकि दुनिया को ये रियलाइज़ेशन हो कि भाई अमेरिका कुछ भी क्या पता डोनाल्ड ट्रम्प ये रियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं, जो शायद रियलाइज़ेशन दुनिया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अगेन। अब इससे स्टैगफ्लेशन का भी खतरा है, टैरिफ्स बढ़ने से। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? लो ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। अगर ये स्थिति रहती है, तो इसको कहते हैं हम स्टैगफ्लेशन। ये पहले भी हुआ था, 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तब भी अमेरिका ने टैरिफ्स बढ़ा दिए थे, ये हुआ था। लो ग्रोथ इन्फ्लेशन की वजह से ही होगी क्योंकि जब इन्फ्लेशन होगा, महँगाई होगी, तो लोग बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने पे लगेंगे ना। लग्ज़री गुड्स नहीं खरीदेंगे या एक्स्ट्रा सामान नहीं खरीदेंगे तो पैदावार नहीं होगी, जीडीपी नहीं होएगा, जीडीपी नहीं होगा तो लो ग्रोथ ऑफ जीडीपी और इन्फ्लेशन तो है ही, ये सिचुएशन इंडिया या दुनिया भर की और भी कंट्रीज़ सिंस इंडिया इज़ एन एग्ज़ाम्पल तो इंडिया को ले लेते हैं। जो इंडियन एक्सपोर्ट्स अमेरिका जा रहे थे, उसकी डिमांड कम हो सकती महँगे हो जाएँगे ना वहाँ पर, लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएँगे। वहाँ पर ले-ऑफ्स या फिर लॉसेस वगैरह बढ़ सकते हैं। बट हाँ, एक सिल्वर लाइनिंग यहाँ चाइना जैसी कंट्री के ऊपर जो टैरिफ्स लगे हैं, वो लगे हैं 100% ज़्यादा। यहाँ पे तो 26% ही अब अगर जो प्रोडक्ट चाइना से अमेरिका जा रहे थे, कोई प्रोडक्ट इंडिया से अमेरिका जाने लग जाए, कंपैरेटिवली तो हमारे प्रोडक्ट सस्ते होंगे एज़ कंपेयर्ड टू चाइनीज़ प्रोडक्ट। टैरिफ का ही इतना डिफरेंस आ जा रहा है। क्या हमारे पास वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, ये सबसे बड़ा एक्चुअली ज़्यादा नहीं। तो हाँ, बट जो भी है हम इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इन द लॉन्ग रन अगर हम अभी यहाँ पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन की तरफ जाएँ, तो हम मार्केट कैप्चर कर सकते हैं आने वाले 1-2 सालों में, 4 साल तक तो ये रहेंगे और फिर ये कंटिन्यू रह सकते हैं। अमेरिका को चाइना से तब भी बना ही रहेगा जब डोनाल्ड ट्रम्प चले जाएँगे। तो ये चीज़ हम टैरिफ वाला जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें हम एक तरीके से विनर इमर्ज हो सकते हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी इस समय है, प्लस वन में हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी इंटेंशन, हमारी कैपेसिटीज़ और पॉलिटिकल विल ये सब होनी हो सकता है हमारे फेवर। नो डाउट हमें ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट काफ़ी वोलेटाइल है, बट नीड टू फाइंड अपॉर्च्युनिटी इन सच सिनेरियोज़ तभी बनते हैं, तभी हम पहुँच सकते हैं बाय 2047 एज़ अ विकसित भारत। डेफिनिटली दिस विल कंट्रीब्यूट एज़ एक्सपोर्ट्स द वर्ल्ड। तो दिस इज़ व्हाट नीडेड टू अंडरस्टैंड। अब अगर मैं इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस देखूँ, तो इंडिया का टोटल ट्रेड पिछले 10 महीने में, अभी पूरा साल हुआ नहीं है, मतलब पूरे साल का डेटा नहीं है। टोटल ट्रेड 82.52 बिलियन
पिछले 10 महीने मतलब कि जो FY25 अप्रैल 2024 से लेके ये हमारे पास जो डेटा है वो है जनवरी 2025 तक या दिसंबर 2025 तक का आप ये मान तो दिसंबर 2024 तक का। अब 82.52 बिलियन डॉलर्स में इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे टू यूएस इज 52.89 एंड इंपोर्ट्स 29.63 बिलियन डॉलर्स, मतलब एक्सपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट्स, और ट्रेड सरप्लस है ऑफ 23.26 बिलियन डॉलर्स। यूएसए इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पीरियड में, लार्जेस्ट इज चाइना, और चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, तो ये चीज हमारे को इंपैक्ट कर सकती है। एक ट्रेड सरप्लस कंट्री के साथ अगर हमारा एक्सपोर्ट कम होते हैं, हम आइटम्स ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम द यूएस, मिनरल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, अब हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वगैरह की भी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, एयरक्राफ्ट एंड पार्ट्स, बोइंग वहां की है। तो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं यूएसए को इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रिफाइंड पेट्रोल, और आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सब बहुत ज्यादा। तो ये हमारे ट्रेड आइटम्स हैं। अब हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि यूएसए चाइना से क्या मंगवा रहा है। यूएसए और चाइना का ट्रेड लगभग लगभग 600 बिलियन डॉलर्स के आसपास का, हमारा तो कुछ 100 सवा 100 150 बिलियन डॉलर के अंदर अंदर है, उनका तो 600 बिलियन डॉलर का ट्रेड। हमें ये देखना है कि यूएसए चाइना से क्या मंगवा रही है और क्या हम बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये चीज, तभी हमारे को फायदा हो सकता है। तो इसी के साथ वी एंड टुडेज टॉपिक, और for you guys there is a very useful information that Zen study is coming up with a foundation course में फुल कवरेज होगा यूपीएससी के सिलेबस का, बेसिक से लेके एडवांस तक, करंट इवेंट्स लिंक करके पढ़ाए जाएंगे, 24/7 मेंटरशिप अवेलेबल रहेगी, फैकल्टीज एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट फैकल्टीज है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको वो आपके लिए सिंप्लीफाई की जाएंगी, और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट, ये सब भी किए जाएंगे। तो अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ बने रहें, तो आप लोग zenstudy.in पे जा सकते हैं, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, या यहां पर दिए गए नंबर पे, दैट इज 9810246095, इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरीज। Seats are limited, batches will be small, so that personalized attention can be given to the candidates. इसलिए you feel so that we are worthy and we will be guiding you properly in your preparation journey, then definitely reach out to us. Namaste. Jai Hind.